नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस दस्तावेज के कई पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और हमारा मकसद है इसके सार को समझना, इसके शब्दों का वजन क्या है और आज के समय में ये कितनी प्रासंगिक है इसको जानना। अक्सर हम प्रस्तावना को बस संविधान की शुरुआत मान लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो आईना है जिसमें हमारे राष्ट्र के आदर्श और कह सकते हैं आकांक्षाएं झलकती हैं। तो चलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं। बिल्कुल। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहना वो गलत नहीं होगा। ये महज एक परिचय नहीं है, बल्कि वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर पूरा संवैधानिक ढांचा एक तरह से खड़ा है। जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये संविधान निर्माताओं के सपनों और उनके दर्शन का निचोड़ है। और इसकी शुरुआत ही कितनी शक्तिशाली है, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो इस बात का ऐलान है कि संविधान की असली शक्ति, अंतिम शक्ति, वो जनता में है, किसी बाहरी सत्ता या शासक में नहीं। एकदम सही कहा आपने। और यही वाक्य ये भारत के स्वरूप को भी परिभाषित करता है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। हर एक शब्द मतलब बहुत सोच समझकर चुना गया है और भारत की राजनीतिक व्यवस्था का चरित्र बताता है। हाँ, और इसके साथ ही ये संविधान के लक्ष्य भी तय करता है, जैसे सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र में बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। ये वो वादे हैं, है ना, जो संविधान देशवासियों से करता है। और 26 नवंबर 1949 जब इसे अपनाया गया, ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये उस क्षण का प्रतीक है जब स्वतंत्र भारत ने अपने भविष्य की दिशा तय की। ये उन मूल्यों को दर्शाता है जिनके आधार पर एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाने का संकल्प लिया गया था। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू भी है। स्रोत बताते हैं कि हमारे न्यायालय भी संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करते समय अक्सर प्रस्तावना का संदर्भ लेते हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं है, ये तो एक सक्रिय, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। जी हाँ, बिल्कुल, एक मार्गदर्शक सिद्धांत। चलिए अब इन भारी भरकम शब्दों के अर्थ को थोड़ा और खंगालते हैं। पहला शब्द है संप्रभु, सॉवरेन। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, संगठन है, इस शब्द का क्या मतलब रह जाता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, संप्रभुता का सीधा मतलब तो यही है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई दूसरा देश भारत पर अपनी नीतियां थोप नहीं सकता। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि इसमें अपनी विदेश नीति तय करने की आज़ादी, संधियां करने की, अपने कानून बनाने की, ये सारी स्वतंत्रता शामिल है। लेकिन वैश्वीकरण का दबाव तो है। हाँ, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और लगातार इस स्वायत्तता को, इस ऑटोनॉमी को बनाए रखने का प्रयास भी करता है। ठीक है, अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। इसे तो बाद में जोड़ा गया था और 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बाद इस पर और भी सवाल उठे। क्या ये आज भी उतना ही मायने रखता है? इस पर हाँ अक्सर बहस होती है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि भारत का समाजवाद वो सोवियत संघ जैसा साम्यवादी समाजवाद नहीं है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका है। लक्ष्य है आय की असमानता को कम करना, गरीबी मिटाना और अवसरों की समानता देना। जैसे पीएम किसान जैसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जहां किसानों को सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। ये इसी समाजवादी भावना का एक प्रतिबिंब है। तो मतलब नीतियां बदली हैं, पर वो कल्याणकारी राज्य वाली सोच अब भी है। बिल्कुल, वो अवधारणा और सामाजिक न्याय का लक्ष्य वो आज भी प्रासंगिक है। हाँ, ये एक गतिशील अवधारणा है जिसकी व्याख्या समय के साथ विकसित होती रहती है। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष पर। ये शायद प्रस्तावना के सबसे ज्यादा बहस वाले शब्दों में से एक है। स्रोत बताते हैं कि भारत का पंथ निरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी देशों से अलग है। ये फर्क क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? जी, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना जरूरी है। देखिए, पश्चिमी खासकर अमेरिकी मॉडल वो धर्म और राज्य के बीच एक अलगाव की दीवार या वॉल ऑफ सेपरेशन की बात करता है।
मतलब राज्य धर्म के मामलों में दखल नहीं देगा और न ही किसी धर्म की आर्थिक मदद करेगा। ठीक है। भावत का मॉडल, जैसा स्रोत बताते हैं, वो सैद्धांतिक दूरी यानी प्रिंसिपल डिस्टेंस का है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। हाँ, बराबर सम्मान। जी हाँ, और किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। पश्चिमी मॉडल के विपरीत भारतीय राज्य अगर जरूरी हो तो समाज सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ या सती प्रथा का अंत। ये सामाजिक सुधार थे जिनके लिए राज्य ने हस्तक्षेप किया। साथ ही जहां पश्चिमी मॉडल में राज्य धार्मिक संस्थाओं को सीधे आर्थिक मदद नहीं दे सकता, भारत में सैद्धांतिक दूरी के तहत कुछ खास परिस्थितियों में जैसे शिक्षा या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा संभव हो सकता है। बराबर। बशर्ते सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो और कोई पक्षपात ना हो। तो ये एक ज्यादा लचीला और कह सकते हैं भारतीय समाज की जरूरतों के अनुरूप ढाला गया मॉडल है। समझ गए। इसके बाद है डेमोक्रेटिक। ज्यादातर लोग तो इसे चुनाव और वोट डालने तक ही सीमित समझते हैं, पर क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना ही है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र एक बहुत बहुत व्यापक अवधारणा है। स्रोत बताते हैं कि इसमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है जिसमें नियमित चुनाव, वोट का अधिकार, जवाबदेही सरकार आती है, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, वो कैसे? सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। और आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश करना, अवसरों को ज्यादा बराबर बनाना, कानून का राज, सरकार की जवाबदेही, नागरिकों की भागीदारी, ये सब इसके जरूरी हिस्से हैं। लेकिन चुनौतियां तो होंगी इसमें? हाँ, बिल्कुल हैं। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि चुनौतियां कम नहीं हैं, जैसे चुनावों में धनबल का बढ़ता प्रभाव, राजनीति का अपराधीकरण, और ये सुनिश्चित करना कि समाज के हर तबके की आवाज, हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज भी सुनी जाए। ये सब चुनौतियां हैं। और फिर है गणराज्य, रिपब्लिक। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि देश का मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति वो चुने हुए होंगे, वंशानुगत नहीं, जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं। हाँ, ये इसका मूल तत्व है। गणराज्य का सिद्धांत यही कहता है कि राजनीतिक सत्ता किसी राजा या रानी में नहीं, बल्कि देश की जनता में निहित है। देश का कोई भी नागरिक बिना किसी भेदभाव के सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ये राजशाही व्यवस्था के एकदम विपरीत है और समानता के विचार को मजबूत करता है ना? बिल्कुल। लेकिन जैसा कि स्रोत भी इंगित करते हैं, सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हुआ होना ही काफी नहीं है। जमीनी स्तर पर असल में सामाजिक और आर्थिक समानता लाना वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक चुनौती भी बनी हुई है। तो ये तो हुई राज्य की प्रकृति। अब बात करते हैं उन लक्ष्यों की, उन उद्देश्यों की जो प्रस्तावना निर्धारित करती है। पहला है न्याय, जस्टिस। ये किन-किन तरह के न्याय की बात करती है? रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सभी को समान सामाजिक अवसर मिले। जैसे हाल ही में स्रोत एक उदाहरण देते हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। इसे इसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है आर्थिक न्याय। इसका मतलब है कि आर्थिक आधार पर लोगों में भेद न किया जाए, धन संपदा का बंटवारा ज्यादा समान हो और सभी को अपनी जीविका कमाने के उचित अवसर मिलें। पीएम किसान जैसी योजनाएं जो आय असमानता कम करने का प्रयास करती हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय के लक्ष्य से जुड़ी हुई हैं। और तीसरा? तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी हर नागरिक को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का, सरकारी पदों तक पहुंचने का और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, सबको समान अवसर हो। ठीक है। न्याय के बाद आता है स्वतंत्रता, लिबर्टी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसकी कोई सीमा भी है या ये असीमित है? हाँ, बिल्कुल सीमा है। ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रस्तावना और हमारे मौलिक अधिकार, खासकर अनुच्छेद 19, ये स्वतंत्रताएं देते तो हैं, लेकिन ये कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। संविधान इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इजाज़त भी देता है। किस आधार पर? ये प्रतिबंध देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, दूसरे देशों से संबंध, मानहानि या अदालत की अवमानना जैसे आधारों पर लगाए जा सकते हैं।
लक्ष्य ये है कि व्यक्ति की आज़ादी और समाज के हितों के बीच एक तरह का संतुलन बना रहे। सही है। अगला लक्ष्य है समानता, इक्वालिटी। ये किस तरह की समानता है? क्या सबको एक जैसा बना देना? नहीं नहीं, इसका मतलब सबको एक जैसा बनाना नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की समानता देना है। स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिए जाएंगे। और संविधान में इसका विस्तार है? जी हाँ, मौलिक अधिकारों में इसे और विस्तार दिया गया है। जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, अनुच्छेद 14, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही है। अनुच्छेद 15, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। आज के जमाने में देखें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहल, जो डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास करती है, वो भी अवसर की समानता का ही एक आधुनिक रूप है। और आखिर में बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। आज के दौर में ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी लगता है ना? निश्चित रूप से। बंधुत्व का मतलब है हम सब भारतीय नागरिकों के बीच अपनेपन और भाईचारे की भावना। संविधान इसे एकल नागरिकता के जरिए बढ़ावा देता है। हम सब पहले भारतीय हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। अनुच्छेद 51A में जो हर नागरिक से उम्मीद करते हैं कि वो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देगा। तो ये सिर्फ एक भावना नहीं, इसके पीछे संवैधानिक आधार भी है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बंधुत्व दो अहम चीजें सुनिश्चित करता है। पहला, हर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत जैसे विविधता भरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए यह भावना बहुत बहुत जरूरी है। अब एक थोड़ा कानूनी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इस पर तो मुझे लगता अदालतों में भी काफी विचार विमर्श हुआ है। हाँ, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। शुरुआत में 1960 में एक मामला था, बेरुबारी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन को समझने की कुंजी तो है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, पहले ये हिस्सा नहीं मानी गई थी? हाँ, पहले नहीं। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संविधान के मूल दर्शन और बुनियादी मूल्यों का प्रतीक है। तो मतलब अब ये तय है कि ये संविधान का हिस्सा है। तो अगर ये हिस्सा है, तो क्या इसमें बदलाव भी किया जा सकता है? जैसे 1976 में 42वें संशोधन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हाँ, केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है। वो क्या? शर्त यह है कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट होता हो। यानी प्रस्तावना के वो बुनियादी सिद्धांत या विशेषताएं जो संविधान की नींव हैं, उन्हें नहीं बदला जा सकता। तो संशोधन हो सकता है, पर मूल आत्मा को नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही। प्रस्तावना संशोधनीय तो है, पर इसकी आत्मा या मूल दर्शन को नहीं बदला जा सकता। जो 42वां संशोधन हुआ था, वो इसी शक्ति के दायरे में किया गया था। हालांकि उस संशोधन के कुछ हिस्सों पर बाद में बहस भी हुई कि क्या वो मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुरूप थे या नहीं। स्रोतों में यूपीएससी 2016 के एक सवाल का भी जिक्र है, जो पूछता है कि क्या प्रस्तावना में दिए गए ये आदर्श संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या ये आज के माहौल में बचाव योग्य हैं? आज की चुनौतियों को देखते हुए ये सवाल और भी प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। और स्रोत इसका जवाब सकारात्मक देते हैं। हाँ, ये सच है कि हर सिद्धांत के सामने आज अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और भारत की संवैधानिक पहचान की बुनियाद हैं। जैसे संप्रभुता। वैश्वीकरण के युग में बाहरी दबाव हैं, पर भारत आज भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आंतरिक मामलों में स्वायत्ता पर जोर देता है। समाजवाद। आर्थिक सुधारों ने बेशक नीतियों को बदला है, पर वो कल्याणकारी राज्य की भावना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, असमानता कम करने के प्रयास, वो अभी भी जारी हैं।
ये बहस का विषय है कि ये प्रयास कितने सफल हैं, पर सिद्धांत जीवित है। और पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र? पंथनिरपेक्षता पर राजनीतिक बहसें बहुत होती हैं, पर भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने और धार्मिक आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए ये सिद्धांत जरूरी है। चुनौतियां इसकी व्याख्या और अमल को लेकर हैं, सिद्धांत को लेकर नहीं। और लोकतंत्र? नियमित चुनाव होते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र है, नागरिक अधिकार मौजूद हैं, मीडिया सक्रिय है। हाँ, सुधार की जरूरत हमेशा रहती है, जैसे चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रस्तावना महज इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये एक जीवन दस्तावेज है, एक दिशा दिखाने वाला ध्रुव तारा है जो हमें याद दिलाता है कि हमें कैसा भारत बनाना है। ये वो कसौटी है जिस पर हम अपनी नीतियों और कार्यों को परख सकते हैं। बिल्कुल, एक लिविंग फिलॉसफी है ये। तो ये थी हमारी आज की कोशिश भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विभिन्न पहलुओं को समझने की। हमने देखा कि कैसे कुछ पंक्तियों में ही पूरे राष्ट्र के आदर्श, उम्मीदें और भविष्य का नजरिया समाया हुआ है। सही कहा, प्रस्तावना एक निरंतर प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है संविधान निर्माताओं के उस सपने की जहां हर किसी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता मिले, और जहां हम सब भाईचारे के साथ रहें। ये वो मूल्य हैं जिन्हें हमें न सिर्फ संजोकर रखना है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का प्रयास भी करना है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। प्रस्तावना बंधुत्व यानी भाईचारे की बात करती है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता दोनों को सुनिश्चित करे। आज हम अपने आसपास अक्सर बंटवारे और तनाव की बातें सुनते हैं। ऐसे में हम अपने स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस भाईचारे की भावना को असलियत में कैसे जी सकते हैं, कैसे इसे और मजबूत बना सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत जरूरी सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।